Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic DNA replication, the machinery and the enzymes of DNA replication. In our last class, we have discussed the topic semi-conservative model of DNA replication. So the semi-conservative model of DNA replication, it was given by Watson and Crick. Because Watson and Crick, they also have given the double helical structure of DNA, and after giving the double helical structure, they study on the process of replication in case of DNA, and finally they gave the semi-conservative model of DNA replication. But the experimental proof of DNA replication, that was given by Michelson and Sertal in the centrifugation method. They have selected the NH4Cl and the cesium chloride according to the density. They select the DNA, and finally they conclude that DNA is semi-conservative in nature. When DNA replication takes place, it is semi-conservative in nature. So firstly understand this with the help of this diagram. So this is the double helical structure of DNA. Suppose it is the 5' end. So this, and it is the 3' end. And if it is the 3' end, then here it is the 5' end. So what happens when DNA replication takes place? Both the strands separate और both the strand unwind. जब DNA replication होती है तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. तो जो वो अलग हुई सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे उनको हम बोलेंगे पेरेंट स्ट्रैंड. अब जैसे इसमें इन दिस DNA, जो ये ब्लैक कलर का DNA है, दैट इज द पेरेंट DNA, और इसके साथ जो नया DNA बना है, दैट इज द न्यू स्ट्रैंड. तो अब ये पेरेंट DNA जो है वो हाफ कंजर्व हो गया, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन. तो अब हम DNA रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसको समझेंगे. एंड फॉर दिस रेप्लिकेशन देयर इज द नीड ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स ऑल्सो. So what is DNA replication? DNA replication is a process in which the DNA make another DNA. जो DNA है उससे ही क्या बनेगा, DNA बनेगा, उसकी रेप्लिका बनेगी, उसकी एक कॉपी बनेगी. और अगर हम सेल साइकिल की बात करें, जो सेल साइकिल है, सेल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें सेल डिवीजन होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होती है. तो जो DNA रेप्लिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन द S फेज ऑफ सेल साइकिल. और इसको आप कैसे याद रखोगे, PQRS, ये लेटर्स आपने पढ़े हुए हैं. तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो RS इकट्ठा है, तो हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन द S फेज ऑफ सेल साइकिल. ओके, तो जो रेप्लिकेशन है वो कौन से फेज में होगी, सेल साइकिल के जो S फेज में होगी. तो अगर हम ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई दैट इज नोन एज द असर्शिया कोलाई, इट इज अ बैक्टीरिया, और इसके अंदर जो एक सेल है दैट डिवाइड विद इन 20 मिनट्स. ई कोलाई के अंदर जो सेल होती है वो 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाती है. बट वो टाइम तो 20 मिनट्स जो है वो सेल को डिवाइड होने में लगा, तो DNA रेप्लिकेशन में तो उससे भी कम टाइम लगेगा, बिकॉज DNA रेप्लिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन द S फेज ऑफ द सेल साइकिल. तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमने DNA को रेप्लिकेट करना है तो DNA को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा. उसको जब हम ओपन करेंगे तो दो स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे. सपोज यू कैन सी हियर, सो बोथ द स्ट्रैंड्स आर ओपन. तो इसका एग्जाम्पल आप एक रस्सी की हेल्प से आप ले सकते हो. सपोज ये मेरे पास एक माला है, अगर मैं इसको इस तरह से राउंड कर दूं तो ये एक DNA की स्ट्रक्चर ही हमें दिखेगी. और सपोज मैंने इसको ओपन करना है, तो मैं ओपन इसको कहाँ से करूंगी, नीचे से ये ओपन होगा,
इस तरह से एक पेंसिल की हेल्प से आप इसको कर सकते हो। सपोज मैंने ये यहाँ लिया, इसको मैंने इस तरह से कॉइल कर दिया और अब मैं इसको खोल रही हूँ, तो इसको इस तरह से खोलूंगी, यहां से खोलूंगी और ये यहाँ पे क्या बन गई, ये 2 सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए और ऊपर जो है वो जो स्ट्रैंड्स है वो इकट्ठे ही रहे। तो यहां से जो है डीएनए जो है वो ओपन हो गया एंड द 2 स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। तो जो ये ओपनिंग है डीएनए की, दैट ओपनिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय वन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज नोन एज हेलिकेज। विच एंजाइम? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम को हम अनबाइंडेज भी बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए की अनबाइंडिंग करता है, उसको खोल देता है। और जब हम डीएनए को ओपन करेंगे तो एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उस फोर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। जैसे सपोज ये डीएनए, यहां से ये डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। हमने इसको नीचे से ओपन करना शुरू किया, जिस तरह से हम एक रस्सी को इस तरह से खींचते हैं, तो वो नीचे से ओपन हो गया और जो ऊपर है उसके अंदर जो डिस्टेंस है बेस पेयर्स के बीच में, मतलब उसके अंदर एक टॉर्शन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से जो डीएनए जो ओपन हुआ, उसकी जो ओपनिंग हुई, दैट इज ड्यू टू द हेलिकेज एंजाइम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेलिकेज एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम हेल्प टू ओपन द डीएनए स्ट्रैंड। ओके, अब नाउ दिस फोर्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। जो ये फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बना है, जैसे अगर मैं बात करूं, इस तरह से ये डीएनए है, यहां से ये ओपन हो गया, फिर ये आगे चला, तो ये फोर्क लाइक स्ट्रक्चर अगर इतना हम देखें तो जिससे आप मैगी खाते हो जो फोर्क होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर बना, तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, या हम कई बार इसको रेप्लिकेशन बबल भी बोल सकते हैं, जिस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखे। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गया एंड दैट इज ड्यू टू द अनबाइंडिंग इज ड्यू टू द हेलिकेज एंजाइम। अब ये सिंगल स्ट्रैंड है। अब जब जैसे हम किसी रस्सी को इस तरह से खोलते हैं, अगर हम उसको छोड़ दें वापस तो वो दोबारा से कॉइल हो सकती है। तो उन स्ट्रैंड को, उनको एक ही पोजीशन पे रखने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो दैट ओनली बाइंड ऑन द सिंगल स्ट्रैंड एंड दीज आर नोन एज SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन जो है इस स्ट्रैंड के साथ लग जाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के साथ, जो सिंगल स्ट्रैंड बने थे उन दोनों के साथ, और उनको उसी पोजीशन पे रखेंगे ताकि वो दोबारा से रिकॉइलिंग उनके अंदर ना हो। एंड फिर, और ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, दैट इज द पेरेंट स्ट्रैंड, और फिर इसके साथ कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, द न्यू स्ट्रैंड। So 2 enzyme, 1 protein and 1 enzyme we have discussed. First is the helicase that help in the opening of the DNA, and second is the single strand binding protein which can bind only with the single strand of the DNA. और एक काम और करते हैं, ये न्यूक्लियस का भी काम करते हैं। अगर कोई बाहर से कोई भी एंजाइम्स वगैरह अगर इस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर एक्ट करें तो ये उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, अब जो आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पे डिपेंड होके अपना काम करता है, क्योंकि इसको एक टेम्पलेट चाहिए, उस टेम्पलेट के ऊपर ये काम करेगा और फिर एक जो नया स्ट्रैंड ये बनाएगा। सो इट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन करता है न्यूक्लियोटाइड्स की। अब डीएनए किसका बना होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर्स का बना होता है ये। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या आता है? शुगर, फॉस्फेट एंड बेस पेयर्स। तो अब जो हमें एक स्ट्रैंड है, अगर हमारा ये एक स्ट्रैंड है, इसके साथ हमें दूसरा स्ट्रैंड बनाना होगा, तो उसमें भी हमें क्या चाहिए? सारी चीजें चाहिए हमें। उसमें हमें शुगर भी चाहिए, हमें फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए और बेस पेयर्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक नए स्ट्रैंड के अंदर बनेगी और जो एंजाइम होगा दैट इज नोन एज द डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है इन न्यूक्लियोटाइड्स की।
So it is DNA polymerase. And this enzyme is very fast. जो ये एंजाइम होता है वो कैसा होता है, बहुत ही फास्ट होता है. सो वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, बहुत ही जल्दी ये पॉलीमराइजेशन करता है. अगर हम ई कोलाई की बात करें, इन ई कोलाई इन 18 to 20 मिनट सेल डिवाइड, और इन ई कोलाई देयर आर 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ई कोलाई. तो ई कोलाई में ये देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर्स बन जाते हैं इन ई कोलाई. तो इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट. एक्यूरेट मीन्स कि जब हम कोई भी बुक लिखते हैं तो बुक लिखने के बाद हम फाइनली उसकी क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं. प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि कोई भी उसमें कोई मिस्टेक ना हो और जो जितने भी लोग हैं उनके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोज़ एक स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड, और उसके साथ एक नया स्ट्रैंड बना है. तो एक स्ट्रैंड में जितने भी बेस पेयर होंगे, जैसे ATGC बेस पेयर है, दूसरे स्ट्रैंड में जो बेस पेयर्स होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे. A के साथ कंबाइन करेगा T, G के साथ कंबाइन करेगा C. तो कई बार जैसे G के साथ T लिखा हुआ आ जाए, मतलब वो गलत हो जाए, तो उसकी प्रूफ रीडिंग भी करता है DNA पॉलीमरेज. बिल्कुल एक्यूरेट होता है. अगर ये प्रोसेस जो है वो एक्यूरेट नहीं हुई तो इससे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा और ऑर्गेनिजम्स के अंदर फाइनली क्या आ जाएंगी, वेरिएशन, जो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ DNA पॉलीमरेज. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है DNTP, जो डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट जो है, इसका ड्यूअल रोल होगा. ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNTP? तो DNTP के लिए सबसे पहले आप उसका जो स्ट्रक्चर समझोगे, इसको हम जो बोल सकते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट भी बोल सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो राइबोस शुगर इज़ प्रेजेंट, और थाइमिन इसमें बेस पेयर है, एंड फॉस्फेट ग्रुप्स आर देयर. 3 फॉस्फेट ग्रुप, तो आप इसको बोल दोगे ट्राई, एंड इफ ओनली 2 फॉस्फेट ग्रुप देन डाई न्यूक्लियोटाइड. सो ये जो फॉस्फेट्स हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी यूज़ होती है DNA रेप्लिकेशन में. अगर हम बात करें DNA मॉलिक्यूल की, तो ह्यूमन के केस में जो DNA है दैट इज़ 2.2 मीटर, बहुत ही लंबा DNA है. ई कोलाई में भी हम ले सकते हैं. अगर हम एक पूरे DNA को एकदम से ओपन कर दें और उसको हमें DNA रेप्लिकेशन करवानी हो उसकी, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो DNA रेप्लिकेशन के लिए देयर इज़ द लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. तो जो DNA रेप्लिकेशन है वो छोटे छोटे पॉइंट से होगी, थोड़ा थोड़ा सा DNA ओपन होता जाएगा और उसकी DNA रेप्लिकेशन होती जाएगी. तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये DNTP, एज वेल एज द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मीन्स जो ये बेस पेयर और जो शुगर है दैट इज़ द न्यूक्लियोसाइड, और अगर इस पे फॉस्फेट भी लग जाता है तो न्यूक्लियोटाइड. तो इट इज़ प्रोवाइडिंग द सबस्ट्रेट. जो ये पार्ट बच गया ये इसके साथ जाके लग जाएगा, नया स्ट्रैंड जो बनेगा, और साथ में ये फॉस्फेट जो हैं वो DNA रेप्लिकेशन में क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. सो द ड्यूअल फंक्शन ऑफ DNTP इज़ to provide the substrate as well as provide the energy. And how this energy is provided? This energy is provided by the breaking of these triphosphate group, and phosphoanhydride bond is present here. Next is the replication fork. Replication fork means जहाँ से DNA जो है ओपन हो जाएगा, वहाँ एक इस तरह से फोर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क.
अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है, वन एंजाइम इज देयर दैट इज टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड। अगर हम क्या करते हैं, डीएनए को जब हम अनवाइंड करते हैं, सपोज ये एक डीएनए है, इस डीएनए को मैंने क्या किया, अनवाइंड किया। तो अनवाइंड कैसे करूँगी मैं, इसको नीचे से अनवाइंड करूँगी ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम हो गया और यहाँ पे एक फोर्स लगना शुरू हो गया। तो इससे क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। तो इस सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा दैट इज़ द टोपोआइसोमरेज, वो इसको ब्रेक करेगा और इसको दोबारा से इनके बीच में जो टेंशन है फोर्स को वो कम कर देगा, ब्रेकिंग एंड ग्लूइंग। सो दैट इज डन बाय टोपोआइसोमरेज एंजाइम। So I think you understood how many enzymes we have discussed. First is helicase, then second you can say DNA polymerase enzyme is there, and this is also known as the DNA dependent DNA polymerase enzyme. Single stranded binding proteins are there, then the topoisomerase. Okay, so up to here I think no confusion. After that in which direction DNA replication takes place. तो अगर हम बात करें डीएनए में, डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं और उनकी एक पोलैरिटी होती है, वन स्ट्रैंड हैविंग द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेकेंड हैविंग द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? 5 प्राइम मीन्स कि जो 5 पोजीशन पे इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा और 3 प्राइम का मतलब होता है कि थर्ड पोजीशन पे वहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एक फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। तो अगर हमें नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं तो वो हम ऐड कर सकते हैं ओनली ऑन दिस 3 प्राइम, क्योंकि ये एक फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हैं, बट हम इस 5 प्राइम पे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी और वो कैसे होगी, लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन में ये रेप्लिकेशन फोर्क बनी हुई है, इसको हमने जब ओपन किया तो फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बना। इसकी पोलैरिटी जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि डीएनए को हमने ऊपर से नहीं खोला, हमने इसको नीचे से खोला है। तो यहाँ पे 3 प्राइम है, 3 प्राइम मतलब इस पार्ट पे हम ऐड कर सकते हैं नए न्यूक्लियोटाइड। तो इस यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, एंड दिस इज़ द डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एक नया स्ट्रैंड बना रहा है जिसमें क्या बनेगा, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो ये डीएनए पॉलीमरेज अकेला काम नहीं करता, इसको देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर नोन एज प्राइमर्स। जो प्राइमर्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, देन दिस डीएनए पॉलीमरेज एक्ट, और ये वहाँ पर जैसे ग्रुप लगाता जाएगा TGC, और इस तरह से पूरा जो डीएनए है, नया डीएनए जो है वो बनता जाएगा। आगे फिर ये खुलता जाएगा और एक पूरा डीएनए जो है वो कॉन्टिन्यूस डीएनए बनता जाएगा। तो जो ये स्ट्रैंड बना जिसकी पोलैरिटी क्या थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक नया स्ट्रैंड उसके साथ बन गया, एंड दैट स्ट्रैंड इज़ द कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्राइमर यहाँ लगा और एक पूरा जो स्ट्रैंड है वो बनता गया। तो इस स्ट्रैंड को हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड और द लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा ये? लीडिंग स्ट्रैंड। अब उसके बाद अगर हम दूसरे स्ट्रैंड की बात करें जिसकी जो पोलैरिटी जो है वो किस तरह से बनेगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये इतना ओपन हुआ है डीएनए, तो
ये यहाँ से स्टार्ट होगा डीएनए प्राइमर, इतना प्राइमर लगा, उसने एक प्राइमर यहाँ पर लगा और इसने इतना डीएनए बना दिया, ठीक है। यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन हो गई और एक नया स्ट्रैंड बन गया। बट हमें जब ये आगे डीएनए ओपन होगा तो हमें दूसरे प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी एंड देन दैट नेक्स्ट प्राइमर वो यहाँ तक बनाएगा, फिर उससे आगे नेक्स्ट प्राइमर वो यहाँ तक बनाएगा। तो इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी, जो एक नया स्ट्रैंड बनेगा, उसको वो स्ट्रैंड होगा फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड। उसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, वो फ्रेगमेंट्स में बनेगा और बहुत सारे प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड से पीछे रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या नाम देंगे हम अब इसको? लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ लेट अस डिस्कस। थोड़ा सा इसको आप क्लियरली विजिबल होगा आपको, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो स्ट्रैंड जो बना, इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड्स, लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकॉन्टिन्यूअस strand, and there is the requirement of multiple primers। जो प्राइमर्स की बहुत ज़्यादा प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, और इसमें एक ही प्राइमर से जो पूरा जो स्ट्रैंड है वो बन जाएगा। अब इसमें जो फ्रैगमेंट्स बने हैं, इन फ्रैगमेंट्स को, छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स बने हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। लेट अस रिपीट। सपोज ये हमारा डीएनए है, हमने इस डीएनए को ओपन किया, अनबाइंड किया, तो एक रेप्लिकेशन फोर्क बना और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने एक्ट किया और वो एक नया स्ट्रैंड बनाता गया विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमर। एंड व्हाट इज प्राइमर? द प्राइमर हैविंग द मीन्स 5 to 10 बेस पेयर्स उसके अंदर होते हैं, जो आगे इस प्रोसेस को शुरू करता है, एडिशन करता है अगले न्यूक्लियोटाइड्स की। और तो ये किस तरह से, ये पूरा एक इस तरह से स्ट्रैंड जो है वो नया स्ट्रैंड जो पूरा कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में बनता गया। लेकिन बिकॉज जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वो काम करता है। तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, उस पे वो पहले एक्ट करेगा और कौन क्या बनाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड था, उस स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो